हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दिन का 1 बज रहा था। सूरज कहर ढा रहा था। गर्मी अपने उरूज पर थी। ऐसे में मेरे घर के तमाम मुलाजमीन अपने अपने काम करके जा चुके थे और अपने कमरे में आराम से सो रहे थे। मैं बाहर से थका हारा आया था और अब अपने कमरे में जाकर आराम करने का ख्वाहिशमंद था। लेकिन जो ही मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला, सामने के मंजर ने मुझे कुछ देर के लिए वहीं मबहूत कर दिया, क्योंकि वो सामने बेड पर सोई हुई थी। उसकी स्याह जुल्फ़ें उसके चांद नुमा चेहरे को छू रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता उसकी तरफ खिंचा चला गया। मैं नहीं जानता वो कौन सी ताकत थी जो मुझे उसके इतना करीब ले जा रही थी। मैं चलता हुआ उसके इतना करीब हुआ कि अब मुझ में और उसमें बस कुछ हाथ का फासला रह गया था। वो सोते हुए कितनी मासूम लग रही थी। उसे देखकर बेहद प्यार आया था। ये चेहरा अब मेरे दिल में बसता जा रहा था। न जाने उस चेहरे में क्या कशिश थी कि मैं जब उसे देखता तो उसी में डूब कर रह जाता। अब भी उसे देखकर यूं लग रहा था जैसे मेरे सारे दिन की थकन उतर सी गई हो। मैं एकदम से बिल्कुल हल्का फुल्का महसूस करने लगा। उसके इतना करीब जाकर दिल अजीब सी तरह से धड़का। उसे नजरें हटाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। मैंने आहिस्तगी से हाथ आगे बढ़ाया और उसके चेहरे पर आते हुए उसकी जुल्फ़ों को पीछे करने ही लगा था कि मेरी आंखों के सामने एकदम से कुछ लहराया था। माजी की बीती हुई तमाम यादें मेरे दिमाग में ताज़ा हो गई थीं और मुझे उस पर मज़ीद गुस्सा आने लगा। मेरा हाथ उसके चेहरे की तरफ बढ़ने की बजाय साइड टेबल पर पड़े जग और ग्लास की तरफ बढ़ा। मैंने ग्लास में पानी डाला और एक झटके के साथ उसके चेहरे पर डाला तो वो हड़बड़ा कर उठ बैठी और जब मुझे सामने देखा तो उसकी आंखों में खौफ लहराने लगा। वो एकदम से बेड से उठ खड़े हुई। मुझे उस पर बेहद गुस्सा आने लगा। मैंने चिल्लाते हुए उसे कहा, तुम्हें यहाँ मैं आराम करने के लिए नहीं लाया। तुम आराम से यहाँ सो कैसे रही थी? अभी उठो और जाकर मेरी अलमारी के तमाम कपड़े निकाल कर धो। मैं उस पर गुस्से से चिल्लाया तो वो एकदम से डर सी गई और पीछे हटने लगी। फिर कुछ लम्हों में डरते डरते बोली, वो सुबह ही तो धोबी धोकर देकर गया है। उसने अपने तौर पर अपना दिफा किया था, लेकिन मुझे उस पर मज़ीद गुस्सा था। उसका यूं मेरे सामने बोलना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मैं खुद से चिल्लाते हुए कहने लगा, तुमने सुना नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? मेरी अलमारी के तमाम कपड़े निकाल कर धो। वो चाहे धुले हुए हैं या नहीं, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम यहाँ आराम से नहीं बैठोगी। जाओ, दफ़ा हो जाओ मेरी आंखों के सामने से। मुझे उस पर बेहद गुस्सा आया और वो मेरे डर से हाँफती कांपती वहाँ से जल्दी से भाग कर निकल गई, जबकि मैं गुस्से से चूर आराम से जाकर सोफे पर बैठ गया। मेरे अंदर शोले बरस रहे थे। रह रह कर मुझे उस लड़की पर गुस्सा आ रहा था। मैं आराम से कुछ देर सोफे पर बैठने के बाद वॉशरूम में घुस गया और फ्रेश होने के बाद आकर अपने बेड पर आराम से लेट गया। जो ही मैंने तकिए पर सर रखा, मेरी आंखों के सामने उसके सोता हुआ वही मासूम सा चेहरा लहराने लगा और मुझे अपने किए पर अफसोस होने लगा। मैंने उस मासूम लड़की की जान पर इतना बोझ कैसे डाल दिया? वो इतनी मासूम और नाजुक सी है, कहीं उसे कुछ हो ना जाए। न जाने उसने कभी इतने कपड़े धोए भी होंगे या नहीं। उसका ख्याल हावी होने लगा तो मैंने एक करवट बदली। आंखों में नींद हचकोले ले रही थी। इसी वजह से तो आज मैंने ऑफिस से जल्दी छुट्टी कर ली थी, लेकिन अब नींद आंखों से कोसों दूर थी। न जाने क्या हो गया था। मैंने करवट बदली तो एक बार फिर से उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने लहराया। वो मासूम सी जान मेरी वार्डरोब के सारे कपड़े धो रही होगी। मुझे एक बार देख कर आना चाहिए, कहीं उसे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। कहीं ऐसा ना हो उसकी तबीयत ख़राब हो जाए, उसके हाथों पर छाले ना पड़ जाएं। वो तो इतनी मासूम सी है, इतनी नाजुक सी। मैंने उठते हुए सोचा और खामोशी से बाहर निकल गया। मैं कमरे से टीवी लाउंज से होता जब सहन में आया तो वहाँ मशीन लगाए कपड़े धो रही थी। कुछ कपड़े मशीन में थे और कुछ को वो खंगाल कर सुखाने के लिए छत पर जा रही थी। उसका हुलिया बिगड़ चुका था। उसके कुछ बाल कैचर में मुकीद थे और कुछ बाहर निकले हुए थे और उसके चेहरे को छू रहे थे, जिन्हें वो बार बार साइड पर कर रही थी। यूं लग रहा था जैसे वो बहुत थक चुकी हो। कपड़ों की बाल्टी उसे उठाई नहीं जा रही थी।
وہ جیسے ہی سیڑھیاں چڑھنے لگی اس کے گیلے ہوتے پاؤں ایک دم سے سیڑھی سے پھسلے اور وہ نیچے گرنے لگی تھی کہ میں بھاگ کر آگے گیا اور اسے سنبھال لیا۔ وہ ایک بار پھر سے مجھے دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف لہرانے لگتا تھا، اور لہراتا بھی کیوں نہ، میں اس کے لیے جلاد بنا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے بے تحاشا غصہ آتا۔ میں نے اسے پکڑا تو وہ خود کو ایک دم سے سیدھی ہوئی سیڑھی سے نیچے اتری۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تمہاری بالٹی اوپر پہنچا دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے ہاتھ سے بالٹی لی تو دیکھا اس کے ہاتھ سرخ ہو چکے تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی زخمی ہو جائیں گے۔ اس نے نازک ہاتھوں سے کبھی کوئی کام نہیں کیا تھا، اور پھر کپڑے دھونے کا اتنا سخت کام تو شاید اس نے اپنی زندگی بھر میں نہ کیا تھا۔ مجھے اس پر ترس آنے لگا، لیکن اگلے ہی لمحے ایک بار پھر سے مجھے اپنے کیے گئے فیصلے بالکل ٹھیک لگنے لگے، اور میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ چھت پر میں نے اسے کپڑوں سے بھری بالٹی پہنچا دی اور اب وہ چھت پر سکھانے لگی تھی۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ معلوم نہیں میں اسے دیکھ نہیں سکتا تھا یا پھر میں اسے یہ کام کرتا نہیں دیکھنا چاہتا تھا، کچھ معلوم نہیں تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر آرام سے سو گیا۔ مجھے نیند نہیں آئی تو میں نے اپنے کانوں میں ہینڈ فری لگائے اور اونچی آواز میں میوزک سننے لگا، لیکن اس میوزک سے کہیں زیادہ وہ شور تھا جو میرے اندر اٹھ رہا تھا، جسے میں نے لگانے کے لیے میوزک سننا چاہا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد جب وہ واپس آئی تو اس کے تمام کپڑے گیلے ہو چکے تھے، اس کے چہرے پر تھکن حاوی تھی۔ میں نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا، وہ واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے اپنے کپڑے نکالے اور پھر واش روم میں چلی گئی۔ جب واپس آئی تو وہ فریش ہو چکی تھی، لیکن اس نے جو ہی کنگھی کرنے کے لیے کنگا اٹھایا تو وہ کنگھی کرنے سے قاصر تھی۔ اس کے تمام ہاتھ زخمی ہو چکے تھے۔ وہ 1 منٹ کے لیے بھی اپنے بالوں میں کنگھی نہیں پھیر سکتی تھی۔ اس میں کچھ دیر اسے یوں ہی مزاحمت کرتا دیکھتا رہا۔ اس کی سسکیاں بار بار کمرے میں گونج رہی تھیں۔ اس کا ہونا کمرے میں ایک عجیب سا احساس دلا رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اسے دیکھ کر کوفت محسوس ہونے لگی۔ ماضی کا قصہ آنکھوں کے سامنے لہرایا اور اس پر بہت زیادہ غصہ آیا۔ میں ایک دم سے اٹھا اور جا کر اس کے بالوں سے پکڑ لیا اور کہنے لگا، بہت معصوم ہو تم، اتنی نازک کہ تم سے کچھ کپڑے نہیں دھوئے جاتے۔ ذرا سے کپڑے کیا دھو لیے، اب تم خود کو معصوم سمجھنے لگی ہو۔ دفع ہو جاؤ میری آنکھوں کے سامنے سے۔ وہ میرے کمرے میں آئی تو میں نے اسے غصے سے باہر بھیج دیا، لیکن جب میں نے اس کے بال پکڑے تو اس نے اپنے بال چھڑوانے کے لیے مزاحمت کی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ پر دیکھا تھا، اس کے ہاتھوں سے خون رس رہا تھا۔ واقعی میں اس کے ہاتھوں پر چھالے پڑ چکے تھے، اور انہی چھالوں کی وجہ سے وہ کوئی کام نہیں کر پا رہی تھی۔ لیکن میں خود میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ میں نہیں جانتا تھا کہ میں کیا کروں اور کیا نہیں۔ اپنی انا کو نیچے نہیں آنے دے سکتا تھا۔ میری انا سب سے اوپر تھی، لیکن وہ معصوم لڑکی جس کا خوف زدہ چہرہ ہمیشہ میری آنکھوں کے سامنے گھوم جاتا تھا، شاید اسے خوف زدہ کرنے میں مجھے مزہ آتا تھا۔ لیکن یہ بات بھی سچ تھی کہ اسے دیکھ کر مجھے اپنا ماضی یاد آتا، اور یہ ماضی میں کسی طور بھول نہیں سکتا تھا۔ اس ماضی کی وجہ سے ہی تو میں نے اس پر اتنا ظلم کرتا تھا۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ میرے ڈر سے بھاگتی ہوئی باہر چلی گئی اور دوبارہ کمرے میں نہیں آئی۔ کمرے میں ایک سکون سا پیدا ہو گیا، لیکن اس سکون کے ساتھ ساتھ شاید بے سکونی بھی تھی۔ وہ بے سکونی صرف میں محسوس کر سکتا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھا۔ ابھی شام ہونے میں کافی وقت تھا۔ مجھے گھر میں کہیں سکون نہیں مل رہا تھا، اور دوسری بات مجھے رہ رہ کر اب اس لڑکی پر افسوس ہو رہا تھا۔ کہیں میں اس کے ساتھ زیادہ برا تو نہیں کر رہا، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اسے بے گناہ ہونے کے باوجود سزا دے رہا ہوں۔ میں نے کچھ سوچنے کے بعد اپنی گاڑی کی چابی اٹھائی اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ کچن میں موجود تھی۔ مجھے باہر نکلتا دیکھتے وہ کچن میں ہی چھپ گئی تھی، کیونکہ میں نے اسے کہا تھا کہ دوبارہ میں تمہیں اس گھر میں نہ دیکھوں، یا پھر اپنی آنکھوں کے سامنے تو بالکل نہ دیکھوں۔ اس لیے وہ چھپ گئی تھی، جبکہ میں اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ اپنی گاڑی نکالتے ہوئے میں کچھ سوچ رہا تھا، اور وہ سوچنا صرف اسی کے بارے میں تھا۔ میں نے گاڑی گھر سے باہر نکالی اور مین روڈ پر ڈالی۔ بار بار میری آنکھوں کے سامنے اس کے زخمی ہاتھ آ رہے تھے، اور میں سوچ رہا تھا وہ میری آنکھوں کے سامنے نہیں ہوگی تو اتنے ظلم نہیں سہے گی، ورنہ اس کے ماں باپ کے کیے کی سزا میں اسے ہی دیتا رہوں گا۔ میرے دل میں بے شک آج بھی انسانیت زندہ تھی۔ میں جانتا تھا کہ بے گناہ کو سزا دینا کیسا ہوتا ہے۔
اس کا خوف سے زرد ہوتا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے لہرا رہا تھا، لیکن مجھے اب اس کے لیے کچھ کرنا تھا، ورنہ اگر شاید وہ میرے ساتھ رہتی تو کچھ زیادہ برا ہو جاتا، یا شاید میرا ہاتھ اس پر اٹھ جاتا۔ جس طرح آج میں نے اس کے بال کھینچے تھے میں اسے مار بھی سکتا تھا، اور جب جب مجھے غصہ آتا میں اپنا کنٹرول کھو بیٹھتا، تو پھر میں اسے کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ مین روڈ پر گاڑی ڈالنے ہوئے میں نے گاڑی کو تیزی سے بھگانا شروع کر دیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد میری گاڑی ایک شاندار گھر کے سامنے رکی۔ یہ گھر کسی اور کا نہیں بلکہ ہم دونوں کی پھپھو کا تھا، جو ہم دونوں سے بے حد محبت کرتی تھی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد میں گاڑی سے اترا اور پھر چھوٹے گیٹ سے اندر داخل ہو گیا۔ پختہ اینٹوں کی راہداری عبور کرنے کے بعد میں نے دیکھا سامنے برآمدے میں ہی کرسی پر براجمان پھپھو اپنے ہاتھ میں پکڑے اخبار کو پڑھ رہی تھی، جبکہ ساتھ ہی ساتھ ایک ہاتھ سے چائے کا گھونٹ بھی لے لیتی۔ وہ شاید ابھی کاموں سے فارغ ہوئی تھی۔ میں قدم قدم چلتا ان کے سر پر جا پہنچا، لیکن انہیں ابھی تک میرے آنے کا احساس نہیں ہوا تھا۔ ان کی یہی ادا مجھے بے حد پسند تھی۔ وہ پڑھنے میں اتنی مصروف ہوتی تھی کہ انہیں اپنا بھی ہوش نہیں رہتا تھا۔ میں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ بوکھلا کر پیچھے ہٹی، اور جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا ایک دم سے خوشی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے برہان بیٹا، تم اپنے آنے کی اطلاع تو کر دیا کرو، اب دیکھو بنا بتائے آ گئے ہو۔ وہ مجھ پر خفا ہو رہی تھی، لیکن ان کی آنکھوں سے اپنائیت اور خوشی ٹپک رہی تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے انہیں اپنے سینے سے لگایا اور پھر وہ میرے ماتھے پر پیار کرنے لگی اور مجھے لیے اندر چلی آئیں۔ اندر آ کر اپنی نوکرانی کو میرے لیے کچھ لانے کو کہا اور خود میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ میرے آنے پر وہ ایسے ہی خوش ہو جایا کرتی تھی۔ کچھ لمحے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد مجھ سے کہنے لگی، ارے بیٹا، زمر کو بھی ساتھ لانا چاہیے تھا، تم جانتے ہو نا اس کے بنا مجھے اچھا نہیں لگتا، تم ہمیشہ اسی کے ساتھ اچھے لگتے ہو۔ اب جب خدا نے تم دونوں کا نصیب ایک کر ہی دیا ہے تو ایک ساتھ آ جایا کرو۔ آج تک میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ تم اس کے ساتھ آئے ہو۔ وہ کوئی اور دکھڑا لے کر بیٹھ گئیں تو میں نے ان سے کہا، ارے ہاں پھپھو، میں بس آپ سے اسی کے بارے میں بات کرنے آیا تھا۔ وہ شاید میرے گھر میں صحیح نہیں رہ پائے گی، میں چاہتا ہوں کہ اسے کچھ عرصہ آپ اپنے پاس رکھیں۔ وہ بہت چھوٹی ہے اور میرے خیال سے میں نے اسے نکاح کر لیا ہے، یہی کافی ہے۔ وہ مجھ سے زیادہ خوفزدہ رہتی ہے اور آپ جانتی ہیں اسے دیکھ کر میں اپنے ماضی میں چلا جاتا ہوں اور پھر میرا غصے پر کنٹرول نہیں رہتا۔ بے شک تایا جان کو میں نے تکلیف دینے کے لیے اس کے ساتھ شادی کی تھی، لیکن اب میں اس بے گناہ کو سزا دے رہا ہوں۔ اگر وہ کچھ بڑی ہو جائے تو ہی میرے ظلم سہ سکے گی، لیکن ابھی اس کی عمر بہت چھوٹی ہے اور وہ بہت نازک ہے۔ آج بھی میں نے اس کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا، اور آپ نے ہی تو کہا تھا کہ میں اسے کوئی نقصان نہ پہنچاؤں۔ اسی وجہ سے میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں کہ کچھ عرصہ آپ اسے اپنے پاس رکھیں، میں پھر آ کر اسے لے جاؤں گا۔ ہو سکتا ہے میرا اپنے غصے پر کنٹرول رہ جائے۔ میں نے پھپھو سے اپنا مدعا بیان کیا تو وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی، ارے بیٹا، تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تم جانتے ہو نا وہ بہت معصوم ہے، اس کا اس میں کوئی قصور نہیں۔ جو کچھ اس کے باپ نے کیا اس کی سزا اس کے باپ کو ملنی چاہیے تھی، اسے نہیں۔ ان کی بات سن کر میں شرمندہ سا ہوا، لیکن ایک بار پھر سے میں نے کہا، آپ جانتی ہیں نا میں غصے کا کتنا تیز ہوں، اور دوسری بات وہ میرے دشمن کی بیٹی ہے اور میری اسے دشمنی ہی ہے۔ آپ چاہے اسے جو بھی سمجھیں، لیکن وہ ابھی چھوٹی ہے، ابھی اسے ان چیزوں کا پتہ نہیں۔ میں چاہتا ہوں آپ اسے کچھ عرصہ اپنے پاس رکھیں۔ میں نے ان سے نظریں چراتے ٹھوس لہجے میں کہا تو پھپھو خاموش ہو گئی اور پھر کہنے لگی، مجھے کوئی اعتراض نہیں، تم اسے میرے پاس چھوڑ سکتے ہو۔ پھپھو کی بات پر میں مسکرایا۔ اتنے میں ان کی ملازمہ ٹرالی میں چائے اور دیگر لوازمات سجائے ہماری طرف بڑھائی، جبکہ دوسری طرف سے حماد بھی باہر نکل آیا۔ حماد میری پھپھو کا بیٹا تھا اور میرا ہم عمر تھا۔ اسے میری دوستی تو نہ تھی، لیکن کافی بے تکلفی تھی۔ اس کے گھر میں جب بھی جاتا اسے سامنا ضرور ہو جاتا تھا اور پھر اس سے ملے بغیر واپس نہ آتا۔ آج بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ باہر نکلا تو مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے میری طرف بڑھا۔ میں بھی اسے دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا، اسے مصافحہ کیا اور گلے ملنے کے بعد اس سے رسمی سلام دعا کی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے آج وہ چھٹی پر تھا۔ میں نے کہا، کیا ہوا، چھٹی کر لی تھی کیا؟ تو وہ کہنے لگا، ہاں آج بس چھٹی کی تھی،
काम कर कर के बोर हो गया था, कुछ दिनों के लिए रेस्ट करना चाहता था, इसीलिए आज ऑफिस नहीं गया। उसने मुस्कुराते हुए अपनी आज की रूटीन बताई तो मैंने कहा, अच्छा किया, मैंने भी आज बस हाफ ले ली थी। यार, इंसान एक काम करते करते थक जाता है और आराम करने के लिए भी कुछ अरसा चाहिए। ऑफिस में इंसान पर बोझ भी ज़्यादा हो जाता है काम का, इसलिए रेस्ट करते रहना चाहिए। आज मैंने भी रेस्ट कर लिया, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। हम दोनों के दरमियान मामूली सी गुफ्तगू होने लगी, जबकि पुप्पो ट्रॉली से चाय और दीगर लवाजमात निकालते टेबल पर सजाने लगी। हम दोनों एक दूसरे से घुल मिल चुके थे, बचपन से एक दूसरे से मिल रहे थे, लेकिन इतना ज़्यादा मिलना नहीं हुआ कि हम दोनों के दरमियान दोस्ती हो जाती। बस सलाम दुआ तक सब कुछ था। चाय पीने और कुछ देर मजीद बैठने के बाद मैं उठ खड़ा हुआ और जाते जाते इस बार मैंने फिर से पुप्पो से कहा, पुप्पो, मैं उसे बहुत जल्द आपके पास छोड़ने आ रहा हूँ। बस कुछ अरसा आप उसे अपने पास रखें। यूँ समझे उसकी अभी शादी नहीं हुई, वो अभी बच्ची है। मैंने उसे अभी तक हाथ भी नहीं लगाया। मैंने अपनी तरफ से सफाई दी थी। पुप्पो ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं उसका खुद से ख्याल रखूंगी। उन्होंने यकीन दिलाया तो मैं मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया, जबकि पीछे से हमाद की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। वो कह रहा था, क्या मतलब, जिमर आ रही है? अरे वाह, जिमर आए तो रौनक हो। जब से उसकी शादी हुई है तब से उससे मुलाकात नहीं हो पाई। चलो, अब आएगी तो उससे खूब सारी बातें होंगी। उसकी इस बात ने मेरे दिल को एकदम से जलाकर राख कर दिया। मैं ये क्या कर रहा था? क्या जिमर का यहाँ पर रहना ठीक था? मैं ये फैसला ठीक कर रहा था या गलत? मैंने खुद से पूछा, और फिर जब जिमर के जख्मी हाथ मेरी आंखों के सामने आए तो मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं, पुप्पो यहाँ पर मेरी इज्जत की निगरानी के लिए काफ़ी हैं। मुझे इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। और फिर मैं अपनी गाड़ी तक आया। अब ये मसला हल हो चुका था। अब मैंने तय कर लिया था कि मैं कल ही जिमर को पुप्पो के पास ले आऊँगा। अपने आप में बोलता हुआ गाड़ी को रेस्टोरेंट की जानिब बढ़ा दिया, क्योंकि अब मुझे भूख लग रही थी और मुझे कुछ खाना था। वापस आते हुए मुझे शाम हो गई थी और शाम के वक्त वो किचन में मौजूद थी। मैंने उसकी ड्यूटी लगा दी थी कि वो किचन में मुलाजमा के साथ काम किया करे। आज भी वो किचन में ही मौजूद थी। आहिस्ता आहिस्ता हाथों से सालन में चम्मच हिला रही थी। मुझे देखते ही एकदम से छुप गई। उसका यूं छुपना मुझे कुछ खटकने लगा था। वो मुझसे खौफ खाती थी, मुझे अच्छा लगता था, लेकिन वो मुझसे छुप क्यों रही थी? फिर अपनी ही कही बात मुझे याद आ गई। मैंने खुद ही तो उसे कहा था कि मुझे दोबारा नजर ना आओ, और इसीलिए तो अब मुझसे छुप रही थी, वरना उसे मेरे गैज़ो गज़ब का इल्म था। मैं खामोशी से अपने कमरे में चला आया। मैं उसकी तरफ बढ़ना नहीं चाहता था। हो सकता था कि मैं उसे दोबारा देख लूं तो मैं उस पर अपना आप हार दूं। ये भी सच था कि वो मुझे अच्छी लगने लगी थी। उसको ना देखता तो मेरा दिन नहीं गुजरता था। दिन तो क्या, एक पल भी ना गुजरता। खैर, मैं खामोशी से अपने कमरे में आया और रात का खाना खाए बिना ही सो गया। मैंने मुलाजमा को आवाज़ देकर कह दिया था कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। साथ ही साथ मैंने मुलाजमा को ये भी ताकीद की थी कि मेरे साथ वाला कमरा जिमर के लिए फारिग कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ पर जिमर रहेगी। मुलाजमा ने वो कमरा साफ कर दिया और जिमर उस कमरे में शायद रात को सोने चली गई थी। सुबह जब मैं उठा तो जिमर अपने कमरे में मौजूद थी, लेकिन उसकी आवाज़ मेरे कानों में पड़ रही थी। ये सुबह अजान से फ़ौरन बाद का वक्त था। मैं हैरत से कमरे से बाहर निकला। बाहर निकलते ही मेरे कानों में वो आवाज़ पड़ी और मैं उसी आवाज़ पर खिंचता चला गया। देखा, मेरे कमरे के साथ वाले कमरे से जिमर के कुरान पढ़ने की आवाज़ आ रही थी। ये इतनी सुरीली और इतनी मीठी और ईमान अफरोज़ तिलावत थी कि मेरा दिल कर रहा था मैं सुनता जाऊं। अपनी ज़िंदगी में शायद कभी मैंने नमाज़ पढ़ी हो। नमाज़ पढ़ने की मुझे आदत नहीं रही थी। मैं उसके दरवाजे पर खड़ा होकर उसकी तिलावत सुनने लगा। काफ़ी देर की तिलावत करने के बाद उसने शायद कुरान को बंद करके रख दिया था। अब उसके चलने की आहट महसूस हुई तो मैं जल्दी से अपने कमरे की तरफ चला आया। एक सुकून सा मेरे अंदर उतर गया था। अब मुझे किसी चीज़ की कोई तलब नहीं रही थी। न जाने कितने अरसे बाद आज मेरा दिल किया था कि मैं नमाज़ पढ़ूं। मैं जल्दी से वॉशरूम गया और वज़ू करने लगा। वज़ू करके जब मैं बाहर आया, मैंने देखा जायनुमाज उसी जगह पर मौजूद है जहाँ पर जिमर जायनुमाज रखती थी। मैंने जायनुमाज बिछाई और अल्लाह के हुजूर ना जाने कितने सालों बाद नमाज पढ़ने खड़ा हो गया।
ایک عجیب سا سکوت تھا، ایک عجیب سا سکون اندر داخل ہو چکا تھا. یوں لگ رہا تھا جیسے خدا میری آواز سن رہا ہے. میں نماز پڑھنے لگا. نماز سے فارغ ہوا تو ناشتے کی ٹیبل پر آیا. ناشتہ لگ چکا تھا. زمر کچن میں موجود تھی اور میرے سامنے آنے سے کترا رہی تھی. اسی لیے میں نے اسے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا، میرے پاس آؤ، میری بات سنو. زمر ہچکچاتی ہوئی میرے قریب آ گئی. وہ ابھی بھی مجھ سے دور تھی لیکن میرے سامنے تو تھی. اسے دیکھ کر میرا دل دکھ جاتا تھا. وہ اتنی معصوم تھی، مجھ سے تقریباً وہ 6 سال تو چھوٹی لازمی ہوگی. میں نے اسے دیکھتے ہوئے سوچا تھا. اس کے ہاتھ زخمی ہو چکے تھے، وہاں پر اب بینڈیج لگی ہوئی تھی، شاید ملازمہ نے لگا دی تھی. میں نے ایک نظر اس کے ہاتھوں کو دیکھا اور پھر اس کے معصوم سے چہرے کی طرف جہاں پر میرا خوف پھیلا ہوا تھا. میں نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹاتے اپنی پلیٹ کی طرف دیکھتے کہا، آج تیار ہو جاؤ، تمہیں میں پپھو کے ہاتھ چھوڑ دوں گا، کچھ عرصہ تم وہیں رہو گی. میں نے اپنا فیصلہ سنایا اور اٹھ کر چلا گیا. میں نہیں جانتا اس کا ری ایکشن کیا تھا، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی یا نہیں، وہ خوش تھی یا غمگین، مجھے کچھ معلوم نہیں تھا. میں اپنے کمرے میں جانے کے بعد آفس کے لیے تیار ہوا. جیسے ہی باہر آیا ابھی تک وہ ویسے ہی ہولیے میں کھڑی تھی. مجھے اسے دیکھ کر غصہ آیا اور ایک دم سے چلا کر کہا، تم ابھی تک ایسے ہی کھڑی ہو؟ میں نے تمہیں کہا تیار ہو جاؤ. تو وہ حیرت سے پیچھے ہٹی. ایک بار پھر سے اس کے چہرے پر خوف لہرانے لگا. اس کی آنکھیں پھر بھرنے لگی لیکن مجھے اس پر غصہ آ گیا تھا. میں نے اسے کہا بھی تھا کہ تیار ہو جاؤ، لیکن میں یہ بھول گیا تھا کہ میں نے اسے یہ نہیں کہا تھا کہ ابھی تیار ہو جاؤ. میں نے اسے یہ کہا تھا کہ آج تیار ہو جانا. اس بات کو سمجھتے ہوئے میں نے اس سے منہ موڑا اور اس سے کہا، جاؤ جلدی تیار ہو کر آؤ، ابھی 5 منٹ میں. تو مجھے اپنے پاس چاہیے ہو. اپنا ایک بیگ تیار کر لینا تاکہ تمہیں وہاں کپڑوں کی مشکل نہ ہو. تمہیں بہت عرصہ رہاں رہنا ہے. میں نے اسے یہ بات کہی تو وہ خاموشی سے بھاگتی ہوئی کمرے کی طرف چل دی اور پھر 5 منٹ بعد میرے سامنے کھڑی تھی. آج اس نے اورنج کلر کا سوٹ پہن رکھا تھا جس پر اس کا سبز دوپٹہ نہایت سج رہا تھا. اورنج میں گرین کنٹراسٹ نے اس کی شخصیت کو مزید نکھار دیا تھا. اس کے چہرے پر جھولتی لٹوں نے مجھے ایک بار پھر سے اسے فرصت سے دیکھنے پر مجبور کر دیا. دل کر رہا تھا کہ میں اسے بس دیکھتا چلا جاؤں، لیکن اگلے ہی پل میرے دماغ میں ایک دھماکہ ہوا. جو کچھ ماضی میں ہو چکا تھا اس نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا. میری آنکھوں کے سامنے اس کے باپ کا چہرہ لہرایا جو میری ماں پر ظلم کر رہا تھا، جس نے میری ماں کے بالوں سے پکڑ کر اسے گھر سے نکالا تھا اور اس پر تہمت لگائی تھی کہ وہ غیر مردوں سے ملتی ہے. یہاں تک کہ مجھے بھی ناجائز اولاد کہہ کر اس گھر سے نکال دیا تھا اور مجھے میری تمام جائیداد سے بھی دستبردار کر دیا تھا. میری ماں گھر والوں کے سامنے مکمل طور پر اپنی نظروں سمیت سب کی نظروں میں گر گئی تھی. بابا کے چلے جانے کے بعد تایا نے یہ سب کچھ کر دیا. آج بھی مجھے ان کا امی کو گھر سے یوں نکالنا یاد تھا جب امی بے بس اور لاچار ہو گئی تھی. امی اور بابا کی شادی ان کی پسند سے ہوئی تھی. امی بہت بڑے رئیس کی بیٹی تھی. انہوں نے اپنی بیٹی کے نام بہت کچھ کیا تھا. ہم لوگ اتنے امیر نہیں تھے لیکن امی کے والدین نے انہیں بہت کچھ دیا تھا. یہی وجہ تھی کہ ہمارے خاندان نے غربت سے امیری کا سفر بس لمحوں میں طے کیا. تایا جان بابا کی شادی پر قطعاً راضی نہیں تھے. یہی وجہ تھی کہ وہ ہمیشہ انہیں نیچا دکھایا کرتے. لیکن یہ بات بھی سچ تھی کہ تایا جان کو ہمیشہ بابا کی دولت سے بیر رہا تھا اور وہ چاہتے تھے کسی بھی طرح سے یہ دولت ان کے ہاتھ آ جائے. وہ اور تو کچھ نہ کر سکتے تھے، بس بابا کے لیے ہمیشہ کوئی نہ کوئی محاذ اپنی طرف سے کھولے رکھتے. بابا اکثر کام کے سلسلے میں ملک سے باہر رہتے تھے جبکہ گھر میں امی موجود رہتی تھیں. ان کی شادی کے بعد میں نے جنم لیا اور میرے ماں باپ کی زندگی مکمل طور پر بدل گئی اور پھر میرے آنے کے بعد سب کچھ ایک دم سے بدل چکا تھا. جب میں 5 سال کا ہوا تو ایک روز ایک خبر نے ہماری زندگی بدل کر رکھ دی اور وہ خبر یہ تھی کہ میرے بابا جس جہاز سے آ رہے تھے وہ جہاز کریش ہو چکا تھا اور اس میں موجود تمام مسافر اس دنیا سے چل بسے تھے. یہاں تک کہ میرے بابا بھی اس دنیا سے چلے گئے. کافی دنوں کے ڈھونڈنے کے بعد بابا کی لاش ملی. اس کے شناخت ہو گئی اور پھر اسے گھر لایا گیا. بابا کا جنازہ ادا کرنے کے بعد انہیں دفنا دیا گیا اور ہم اکیلے رہ گئے. اماں بابا سے بے حد محبت کرتی تھی. ان کے چلے جانے کا دکھ برداشت نہیں ہوتا تھا.
वो अक्सर उनके गम में रोती रहती। घर में सिर्फ बाबा जान ही मौजूद होते थे और फिर उनके बाद ताया जान थे। उनकी एक ही बहन थी, हयात पुप्पो। हयात पुप्पो हमेशा अपने भतीजों और भाइयों पर जान निछावर किए रखती थी। उनकी शादी भी अपने ही कज़न से हो गई थी, जबकि ताया जान की शादी भी अपनी कज़न से हुई थी। ताया जान जिसे चाहते थे उन्हें वो नहीं मिली थी, लेकिन बाबा ने तमाम खानदान के खिलाफ जाकर शादी की थी। इसी वजह से ताया जान अक्सर उनसे बेजार रहते। अब जब वो चले गए तो उनका महाज खुलेआम अपने मकसद पर आ गया, और वो ये था कि वो किसी भी तरीके से अम्मी को इस घर से निकालना चाहते थे। वो तमाम प्रॉपर्टी, वो जायदाद, ऑफिस और तमाम फैक्ट्रियां जो बाबा और अम्मी के नाम थी, वो सब कुछ उन्होंने अपने नाम लिखवा लिया। भले ही उनके कागजात पर बाबा के नाम लिखे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि वो सब अब ताया जान के हाथ में चले गए हैं। जबकि अम्मी पर उन्होंने तोहमत लगा दी। अम्मी के दूर के कज़न थे जो उनसे मिलने आया करते थे। उस रोज़ भी अम्मी की इद्दत मुकम्मल हो जाने के बाद वो अम्मी से मिलने और मेरे बारे में हालात दरियाफ्त करने आए थे, लेकिन ताया जान ने सबके सामने ये कह दिया कि वो उससे मिलने आया है और वो हर रोज़ उससे मिलने आता है और इनके दरमियान नाजायज़ ताल्लुकात हैं। इस बात ने अम्मी को तोड़ कर रख दिया। अम्मी ने अपनी सफाई देने के लिए मुंह खोला, लेकिन ताया जान ने उनके बालों से पकड़कर उन्हें घर से निकाल दिया, साथ ही साथ मुझे भी। अपने भाई का खून मानने के बजाय नाजायज़ औलाद का नाम दे दिया। उस वक्त मैं बहुत छोटा था, लेकिन मुझे वो सब कुछ आज भी याद है, किस तरीके से मेरी माँ पर जुल्म हुआ। मेरी माँ मुझे लिए अपने वालिदैन के घर आ गई। कुछ अरसा वहीं रहे, लेकिन अम्मी की हालत बिगड़ती चली गई, यहाँ तक कि वो अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठी और फिर एक रोज़ उन्होंने खुदकुशी कर ली। मुझे ताया जान से बेहद नफ़रत हो गई थी। अब मैं किसी भी तौर पर ताया जान से बदला लेना चाहता था, तो मैंने अपनी माँ के बेकसूर होने के तमाम सबूत इकट्ठे किए। जूं जूं मैं बड़ा होता गया, मेरे दिल में नफ़रत मज़ीद बढ़ती गई। मैं अपनी माँ का और अपने बाप का बदला लेना चाहता था उनसे, और अपनी तमाम जायदाद हासिल करना चाहता था। यही वजह थी कि मैंने वक्त के साथ साथ सब कुछ करना सीख लिया। मैं वक्त से पहले बड़ा हो गया था। माँ बाप की जुदाई ने मुझे वक्त से पहले जवान कर दिया था, और अब ये गम जवानी में ही शायद मुझे बूढ़ा कर देते। आखिरकार तमाम सबूतों के साथ जब मैंने उस घर में वापस लौटा तो अपनी माँ के साथ होने वाला तमाम जुल्म मेरे दिमाग में घूम गया। ताया जान का तख्ता उलटने की बारी आ गई थी। मेरा एक वफादार वकील मेरे साथ था, जो मेरे नाना के थ्रू मुझ तक पहुंचा था। मेरे नाना ने ही मेरी कफालत की थी। मेरी अम्मी तो इस दुनिया से जा चुकी थी, नाना भी अब बूढ़े हो चुके थे। नाना की उम्र में ही मैं सब कुछ हासिल कर लेना चाहता था। मैं उन तमाम डॉक्यूमेंट्स के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नाना के पास रखे गए थे, वो सब कुछ मैंने लाकर उनके सामने रख दिया और पुलिस से केस करवा के ताया जान को हमेशा हमेशा के लिए जेल भिजवा दिया, और उनकी आंखों के सामने उनकी मासूम सी बच्ची को अपने निकाह में ले लिया। मैंने उनसे कहा था कि आपने मेरे अपनों के साथ बहुत गलत किया था ना, अब मैं इसके साथ गलत करूँगा जिसमें आपकी जान बसती होगी। यकीनन आपकी जान आपकी बेटी में होगी। मैंने जिमर की तरफ देखा था। जिमर खौफ से मेरी ही तरफ देख रही थी। मैं उस वक्त बेहद गुस्से में था। मैंने उसी वक्त वकील से कागजात बनवाए, एक मौलवी को बुलाया और फिर जिमर के साथ निकाह कर लिया, और फिर ताया जान को हमेशा के लिए जेल भेज दिया। अब मैं उसका बदला उनकी बेटी से लेना चाहता था। उनकी बेटी अब मेरे निकाह में आ गई थी। मुझे यूं लगा था जैसे सारी कायनात मेरी मुट्ठी में आ गई हो। ताया जान किसी भी वक्त जेल से रिहा होने के बाद घर आ सकते थे, और वो अपनी बेटी को जिस हालत में देखते यकीनन उन्हें दुख होता, और मैं उन्हें हर वो दुख पहुंचाना चाहता था। यहाँ आने के कुछ दिनों बाद ही नाना जान अल्लाह को प्यारे हो गए। मैं कुछ दिनों के लिए नाना जान के पास चला गया, और जब वापस आया तो जिमर मेरे इंतज़ार में थी। वो मुझसे खौफ खाती थी। उसे देखकर हमेशा मुझे अपना माजी याद आने लगता। अपनी माँ के साथ हुए हर जुल्म की याद सताने लगती। उसके बाप का जालिम चेहरा मेरी आंखों के सामने लहराने लगता, और मुझे यूं लगता जैसे वो मेरी माँ की खुदकुशी की वजह था। उसका बाप अब मेरे सामने नहीं था, लेकिन वो तो थी, और मुझे उस पर गुस्सा आता था। वो खौफ से सहम जाती। उसका यूं सहम जाना अब मुझे अच्छा लगने लगा था। जब वो यूं खौफ में मुब्तला रही तब मैं उसे चाहने लगा।
लेकिन जब देखता कि मैंने उसे किस लिए शादी की और किस वजह से मैंने उसे अपना नाम दिया, तो मैं फिर से उस पर बहुत सा जुल्म करने लगता। लेकिन वो छोटी थी, मैं नहीं चाहता था उसे कुछ नुकसान पहुंचे, इसलिए आज मैंने उसे पुप्पो के घर भेजने का सोचा। वो तैयार होकर आई तो उसे देखकर मैं हैरान होकर रह गया, और फिर होश में आते मैंने उसे अपने पीछे आने का इशारा किया और उसे पुप्पो के घर तक ले आया। पुप्पो के घर पहुंचाने के बाद मैं ऑफिस चला गया। शाम तक ऑफिस में काम करता रहा और फिर जब घर वापस आया तो मुझे अचानक ही घर खाली खाली लगने लगा। दिल कर रहा था कि कैसे भी करके जिमर के पास पहुंच जाऊं, लेकिन मैं खुद को मजबूत किए हुए था। मैं एक तवाना मर्द था, मुझ पर कोई चीज़ हावी नहीं हो सकती थी सिवाय गुस्से के, और अब मैं उस लड़की को अपने हवासों पर कतन सवार नहीं करना चाहता था। खैर, वो रात तो जैसे तैसे गुजर गई, लेकिन दूसरे रोज सुबह मैं खुद जिमर के पास जाने से रोक ना पाया। मैं नाश्ता किए बगैर घर से निकल आया था। न जाने क्यों अचानक मुझे हमाद का ख्याल आया। हमाद जो जिमर के आने के लिए इतना खुश हो रहा था, न जाने वहां जाकर वो उसके करीब गया होगा, उससे बात की होगी और उसके साथ हंस खेल रहा होगा। वो उसे किस नज़र से देख रहा था और वो कैसे देख रहा होगा, वो उसके साथ कैसे होगी। वो मेरी इज्जत थी, मुझे उससे मोहब्बत भी होने लगी थी, तो आखिर मैं कैसे उसे यूं छोड़ सकता था किसी और शख्स के साथ। घर में एक जवान शख्स के साथ थी, वो शख्स उसके आने से खुश हो रहा था। एकदम से मेरे मन में आग लग गई। सुबह उठ तो ही मैं नमाज अदा करने के फौरन बाद पुप्पो के घर की तरफ रवाना हो गया। पुप्पो किचन में अपनी मुलाजमा के साथ नाश्ता बना रही थी। मुझे देखकर हैरान सी हुई। मैंने पुप्पो से पूछा, जिमर कहाँ है? वो मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखने लगी और कहने लगी, अच्छा, अब तुम्हें याद सताने लगी है। मैंने कहा था ना तुम रह नहीं सकोगे उसके बगैर। तो मैं कहने लगा, अरे नहीं पुप्पो, बस वैसे ही मैं तो आया था कि जिमर का हाल चाल पूछ लूं। तो पुप्पो ने कहा, अरे हाँ, वो हमाद के साथ थी, तुम देख लो टेरेस पर होगी उसके साथ। हमाद के साथ और टेरेस पर, वो भी जिमर। हैरत की इंतहा न रही। एकदम से मेरे दिल में आग के शोले भड़क उठे। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। जिमर अकेले में हमाद के साथ क्या कर रही थी और क्यों थी, इस बात ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। मैं जल्दी से भागता हुआ टेरेस की तरफ गया और फिर वहां देखा जिमर हमाद के साथ बैठी थी। हमाद कुर्सी पर बैठा था और दूसरी कुर्सी पर जिमर बैठी थी। दोनों एक दूसरे से हाथ सच कर बात कर रहे थे। यूं लग रहा था जैसे दोनों में काफ़ी बेतकल्लुफी हो। किसी बात पर उसने जिमर का हाथ पकड़ा और मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मैं भागता हुआ आया और एक झटके से उसके हाथ से जिमर का हाथ छुड़वाया। जाने ये क्या था, लेकिन मुझे बेहद गुस्सा आ रहा था। जिमर, क्या कर रही हो तुम? जिमर की आंखों में एक बार फिर से खौफ लहराने लगा और उस खौफ की वजह से वो कुछ बोल नहीं पाई। आज भी यूं लग रहा था जैसे उसके मुंह में जबान ना हो, जबकि दूसरी तरफ खड़ा हमाद हैरान नजरों से उसकी तरफ देख रहा था। कहने लगा, अरे बुरहान, ये तुम क्या कह रहे हो? कॉमन सी बात है, वो कज़न थी मेरी। मैं उसका हाथ चेक कर रहा था, जख्मी था ना। मैंने कहा ज़रा देख लूं। मुझे उस पर बेहद गुस्सा था। मैंने कहा, अपनी हद में रहो, वो तुम्हारी कज़न शादी से पहले थी, अब उसकी मेरे साथ शादी हो गई है। अपना ये हक जताना बंद करो और तुम चलो मेरे साथ। मुझे जिमर पर भी गुस्सा था, लेकिन जो ही मैं नीचे आया मुझे पुप्पो का ख्याल आया। वो मुझे नाश्ते के लिए बुला रही थी और फिर मैं जिमर को लिए नाश्ते की टेबल पर आ गया। जिमर खौफ से नाश्ता करने लगी। उससे 2-3 नवालों के आगे कुछ ना खाया गया। गुस्से से मुझसे भी कुछ खाया नहीं जा रहा था, जबकि हमाद हम दोनों को इस कैफियत में देख रहा था। शायद उसे अपनी हरकत पर पछतावा हो रहा था। शायद वो ये सोच रहा था कि मुझे जिमर का हाथ पकड़ना ही नहीं चाहिए था। लेकिन मेरे तन मदन में आग लगती महसूस हुई। 2-3 नवाले खाने के बाद मैं उठ गया। अब मैंने जिमर का हाथ पकड़ा और कहा, तुम घर चलो। पुप्पो जान एकदम से मेरे इस फैसले पर हैरान हो गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे रोका नहीं, क्योंकि जिमर मेरी बीवी थी और उसे मैं किसी भी वक्त अपने साथ ले जा सकता था। मैं उसका हाथ पकड़ते उसे गाड़ी तक लाया और फिर गाड़ी एकदम से स्टार्ट कर दी। गाड़ी फुल स्पीड में भगाते मैं उसे घर तक लाया
और फिर उसका हाथ पकड़ता हुआ उसे घसीटता हुआ कमरे तक लाया। मैंने उसके हाथ को मजबूती से पकड़ रखा था, इस बात की परवाह किए बगैर कि उसका हाथ जख्मी है। कमरे में पहुंचते ही मैंने उसे एकदम से आगे पटका और उसकी तरफ गुस्सीली नजरों से देखा तो वो कहने लगी, प्लीज मुझे मारिएगा मत। ये कहते हुए उसने अपने दोनों हाथ अपने मुंह के सामने रख दिए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ लम्हे मैं खामोशी से उसे देखता रहा और फिर कुछ लम्हों बाद ऐसा हुआ जो मुझे हैरान कर देने के लिए काफ़ी था। वो एकदम से आगे बढ़ी और मेरे सीने से लिपट कर रोने लगी और कहने लगी, मुझे आपकी बहुत ज़्यादा याद आई। आप जानते हैं वहाँ सब कुछ था। पुप्पो मुझसे बहुत प्यार कर रही थी, लेकिन मुझे आपकी बेहद याद आई थी। लेकिन आप यकीन जाने, मेरा हमाद भाई के साथ कोई ताल्लुक नहीं। मैं हमेशा उसे भाई समझती हूँ और वो भी मुझे अपनी छोटी बहन समझते हैं। ये कहते हुए वो रोने लगी और फूट फूट कर रोती चली गई। काफ़ी देर जब वो मुझसे दूर ना हुई तो मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मैंने भी अपने दोनों हाथ बढ़ाकर उसे खुद से लगा लिया। आज पहली बार मुझ पर यह इंकशाफ हो रहा था कि जिस तरह मैं उसे प्यार करने लगा था वो भी मुझसे मोहब्बत करने लगी थी। मेरी रात कांटों पर गुजरी थी तो वो भी फूलों की सेज पर गुजार कर नहीं आ रही थी। मुझे उस पर यकीन आ गया था। वो यकीनन ऐसी नहीं थी, वो बहुत मासूम थी। कुछ देर वो मेरे सीने से लगकर रोती रही और जब पीछे हटी तो एक बार फिर से खौफ ने उसके चेहरे का मुहासरा कर लिया, लेकिन इस बार मैंने उसकी आंखों से आंसू साफ कर दिए थे। शायद जो कुछ मैं कर रहा था वो मेरी समझ में आ गया था कि ये सब कुछ गलत था। पुप्पो ने भी मुझे बारहा समझाया था, लेकिन अब मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि मैं किसी बेकसूर को सज़ा दे रहा था। मैं उसे सज़ा दे रहा था तो सज़ा मुझे भी मिल रही थी। उसके बाप को जो सज़ा मिलनी थी वो मिल चुकी। वो हर किसी के सामने जलील हो चुका था। अब मुझे उस मासूम सी जान पर इतने जुल्म नहीं डालने चाहिए थे। मैंने उसे कहा, आज के बाद तुम नहीं रोगी। मेरी मोहब्बत तुम पर अयां हो चुकी है। अब खबरदार तुमने आंसू बहाए। वो हैरानगी से मेरी तरफ देखने लगी। मैंने उसे कहा, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारे बाबा से जो मैंने इंतकाम लेना था मैंने ले लिया। उनके लिए यही सज़ा काफ़ी है कि वो सोचते रहेंगे कि उनकी बेटी उनके दुश्मन के पास है। लेकिन अब तुम सिर्फ मेरे दुश्मन की बेटी नहीं, मेरी मोहब्बत बन गई हो। और मोहब्बत में क्या दुश्मनी और क्या दोस्ती, कुछ भी नहीं रहता। खबरदार अगर तुम दोबारा रोई। उसने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा। पहली बार मैंने उसे मुस्कुराते देखा था। उसकी मुस्कुराहट इतनी रंगीन और इतनी खूबसूरत होगी मैं नहीं जानता था। और कुछ लम्हे मुझे देखने के बाद वो एक बार फिर से मुझसे लिपट गई। मैं भी उसे अपनी बाहों में लेकर पुरसकून था। मैं खुदा का बेहद शुक्रगुजार था कि उसने मुझे ऐसी बीवी से नवाजा था। उसने मुझे एक बार फिर से हिदायत दे दी थी, हमाद के ज़रिए ही सही, क्योंकि हमाद को मैंने देखा तो मुझे बहुत जेलसी हुई थी। मुझे यूँ लगा था जैसे वो मेरी जगह ले लेगा। और मैंने अक्सर ये सुन रखा था कि जब लड़कियों को अपने शौहर से मोहब्बत नहीं मिलती तो वो बाहर की तरफ रुख कर लेती हैं। और फिर ये खौफ मेरे दिमाग में सरायत कर गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि ज़िमर मुझे छोड़कर हमाद की तरफ माइल हो जाए। फिर मैं क्या करूँगा? मेरा मकसद तो बस ज़िमर को अपने पास रखना है, उसका दिल जीतना है और उससे मोहब्बत हासिल करना है। लेकिन आज बस ये वाज़िया हो गया था कि ज़िमर भी मुझसे मोहब्बत करती थी जिस तरह मैं उससे मोहब्बत करता था। इस तरह वो भी मुझसे मोहब्बत करती थी। वो मेरे अलावा किसी के बारे में सोच नहीं सकती थी। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। मेरे दिल में एक सुकून सा उतर गया। अक्सर हम सब लोग ऐसे ही करते हैं कि गलतफहमी की बुनियाद पर किसी और की सज़ा हम किसी और को देने लग जाते हैं। किसी के वालिदैन के करदा गुनाहों की सज़ा हम उनके बच्चों को देने लग जाते हैं, और कभी बच्चों के किए की सज़ा हम उनके वालिदैन को देना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये हमारा सबसे घटिया तरीन अमल होता है। हमारी तरफ से किसी बेगुनाह को तकलीफ़ पहुंच रही होती है, हालांकि हमेशा जुर्म करने वाले को ही सज़ा सुनाई जाती है, ना कि जुर्म करने वाले के प्यारों को। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे जल्द समझ आ गई थी, वरना न जाने उस मासूम की जान पर मैं मज़ीद कितने जुल्म व सितम ढाता रहता। मुझे उससे मोहब्बत हो चुकी थी और अब उस मोहब्बत के अलावा मैं और कुछ नहीं जानता था। मैं चाहता था वो मेरे पास रहे।
अल्लाह ने मुझे हिदायत दी और मुझे किसी और के गुनाह की सज़ा किसी और को ना देनी पड़ी। आज मैं उसके साथ बेहद खुश हूँ। उसका बाप अभी तक पुलिस की गिरफ्त में है क्योंकि उसे 10 साल की सज़ा सुना दी गई थी। वो अपने बाप से मिलने जाती है और मैंने इसे इजाज़त भी दे रखी है क्योंकि मैं उसे बाप से दूर नहीं कर सकता, क्योंकि उसने तो कुछ भी नहीं किया, वो तो मासूम थी। आज हम दोनों के दरमियान एक तीसरी जान होने वाली है और उस तीसरी जान के इस्तकबाल के लिए मैंने एक फ़ैसला किया है और वो फ़ैसला ये है कि हम दोनों एक साथ उम्रे पर जाएंगे। हमारी ज़िंदगी यहाँ मुकम्मल हो चुकी है। बेशक हमारी चाहत में बेशुमार दुश्वारियाँ आई थीं, लेकिन हर दुश्वारी के बाद आसानी ज़रूर होती है और हर इम्तहान के बाद कामयाबी ज़रूर मिलती है। ये बात मुझे समझ आ गई थी क्योंकि मेरे इम्तहान के बाद मुझे ज़िमर की शक्ल में एक कामयाबी मिली थी और उस कामयाबी पर मैं खुदा का बेहद शुक्रगुजार था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें